गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 22 मार्च और आज के इस सेशन में 22 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। भारत और श्रीलंका ने निम्न में से कहां पर जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर जयपुर? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे G7 की 2023 में मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भाई जापान कर रहा है, यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन है ये होगा जापान में। अब ये शिखर सम्मेलन सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और ये 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। जापान के प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया है, इसलिए ये सुर्खियों में बना हुआ है। अच्छे से याद कर लेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से बनेगा। तो ये बात हो रही है 2023 की। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में G7 की मेज़बानी किसने की थी? तो भाई आंसर हो जाएगा जर्मनी। 2022 में किसने की थी? जर्मनी ने। और 2023 में कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। अच्छा, याद होगा आप सभी को कि 2022 में जो जर्मनी में शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है G7। तो सबसे पहले मैप में लोकेशन देख लीजिए कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा G7 का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए, G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं क्या भारत G7 का सदस्य देश है? तो आंसर होगा नहीं। याद रखेंगे, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का सदस्य देश है भारत, तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। G7 के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन होता है 1975 में। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा इसमें शामिल होता है और फिर ये बन जाता है G7। G7 में सदस्य देश जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हैं। और जो 48वां G7 हुआ था 2022 में, इसकी मेज़बानी जर्मनी ने की थी। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, 2023 वाला और 2022 वाला। ठीक है। पहला G7 शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे पहला हुआ था फ्रांस में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 2021 का याद रखेंगे यूके में हुआ था। G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है, ये अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप ये जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उनको ईजिली याद होगा। G20 और G7 इन दोनों का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन याद रखेंगे इसकी जो बैठकें होती हैं या जो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि बाध्यकारी नहीं होते हैं जो निर्णय इस सम्मेलन या इस शिखर सम्मेलन में लिए जाते हैं। तो G7 के बारे में इतनी बातें आप सभी को याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि करके कुछ महत्वपूर्ण समूह के बारे में, जैसे कि G20 में कितने सदस्य देश हैं? तो 19 देश हैं उसमें, प्लस एक संघ है जिसे हम कहते हैं यूरोपीय यूनियन। और 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इजीली आप सभी को याद होगा। अच्छा, 2024 में, यानी कि भारत से अब अध्यक्षता कौन ग्रहण करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, याद रखेंगे। और भारत ने किससे ग्रहण की है? तो भारत ने की है इंडोनेशिया से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला ग्रुप डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। तो देखिए, क्वाड का गठन कब होता है? 2007 में होता है। क्वाड में कौन कौन है? तो क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है।
अगला ग्रुप याद रखेंगे जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, I2U2। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें यूएसए है, यूएसए के बाद संयुक्त अरब अमीरात याद रखेंगे, इजराइल याद रखेंगे और भारत याद रखेंगे। देखिए, जिन ग्रुपों में भारत शामिल है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एससीओ के बारे में इसलिए याद रखना है क्योंकि 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है भाई? तो कर रहे हैं भारत, यानी कि इंडिया कर रहा है अध्यक्षता 2023 की। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, सदस्य देश कौन कौन है इसमें? तो चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और इंडिया है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि 2022 में एससीओ की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो ईजिली आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और साथ ही में जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये जो तितली पार्क है ये इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में आप सभी से कि पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है त्रिपुरा में। डिस्कस कर लेते हैं तितली पार्क के बारे में। तो दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का तितली पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज्योग्राफी से संबंधित, तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आता है त्रिपुरा में। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य तृष्णा, याद रखेंगे ये त्रिपुरा में है। और इस अभ्यारण्य के करीब बटरफ्लाई इको पार्क पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। त्रिपुरा ने हाल ही में कॉमन वर्ड बीइंग को राज्य तितली घोषित किया है, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर में डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी थी? तो याद होगा ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दी गई थी और ये 2022 में काफ़ी सुर्खियों में रहा। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है कर्नाटक में। ब्लू ड्यूक ये सिक्किम की राजकीय तितली घोषित की गई है। हाल ही में मूर्ति कला पार्क का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में किया गया था। बीकानेर हाउस से ये मत समझ लेना कि ये राजस्थान में है, ये दिल्ली में किया गया है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो मैप में सबसे पहले लोकेशन देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की, ये है अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, डिस्कस किसके बारे में करना है? त्रिपुरा के बारे में। तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में क्या क्या याद रखना है? तो त्रिपुरा के बारे में याद रखेंगे कि तीनों ओर से बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? त्रिपुरा बनाता है। आई होप आप सभी को ये याद होगा, है ना। इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। राजकीय पक्षी यहाँ का हरा साई कबूतर है। राजकीय वृक्ष है आगर। राजकीय पुष्प है यहाँ का नागेश्वर। सीमाएं किससे लगती हैं? तो तीनों ओर से तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और दो राज्यों से सीमा बनाता है, मिजोरम और असम से त्रिपुरा। अगला सवाल है कि किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी वेश शुरू किया है? तो पनडुब्बियों से संबंधित जो वेश की शुरुआत की गई है ये बांग्लादेश ने की है और बांग्लादेश की मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इनके द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे, इसका नाम रखा गया है BNS शेख हसीना और ये बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी वेश है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि BNS नवजात्रा और BNS जॉय जात्रा पनडुब्बियों का संबंध किस देश से है? तो ये दोनों ही पनडुब्बियां बांग्लादेश से संबंधित हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी।
भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट का पहला निजी तौर पर निर्मित स्वदेशी फ्यूल मिला है, और ये हाल ही की न्यूज़ है। कलवारी श्रेणी की 5 पनडुब्बी का नाम क्या है? 5वीं जो पनडुब्बी लॉन्च की गई थी, इसका नाम है बागीर। भारत में कलवारी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का जो निर्माण है, ये मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किसके सहयोग से किया गया था? तो फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स नेवल ग्रुप, इसके सहयोग से यह 6 पनडुब्बियां विकसित की गई हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुद्रा यहाँ की टका है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ये स्थापित किया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा, और एनटीपीसी ने हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? तो भारतीय सेना के साथ। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एनटीपीसी की एक सहयोगी कंपनी है जिसके द्वारा यह स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ये समझौता भारतीय सेना के साथ किया गया है। एनटीपीसी REL भारतीय सेना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का डिजाइन, विकास और स्थापना भी करेगी। डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो देखिए, एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। 1975 में यह स्थापित होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो गुरदीप सिंह है। देखिए, एनटीपीसी इस समय काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, तो इसकी जो स्थापना है या फिर इसका मुख्यालय या इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसी के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है, और ये एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण सहायक कंपनी है। आगे डिस्कस करेंगे कि इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम जिसका नाम है सूर्य न्यूटन को किसने विकसित किया है? इंडियन ऑयल ने। किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की? इजराइल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है? असम। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखेंगे, मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है रतन टाटा को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने किस देश के $2.9 बिलियन के वेल आउट के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? तो आईएमएफ द्वारा ये ऋण किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा श्रीलंका को, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसको संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो जो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 है, ये दिया जाएगा बॉम्बे जयश्री को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से संबंधित। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है संगीत कला निधि पुरस्कार, जानेंगे इसके बारे में। तो इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 1942 में यह अस्तित्व में आता है। 1942 में यह निर्णय लिया गया कि संगीतकार को संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुदु पत्र शामिल है। तो ये कहाँ का पुरस्कार है भाई? तो याद रखेंगे, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में यह सर्वोच्च सम्मान है। अगला सवाल है कि आईएनएस सुजाता ने विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में किस देश का दौरा किया है? तो आईएनएस सुजाता, इसने दौरा कहाँ का किया है? मोजाम्बिक का, याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मोजाम्बिक में कहाँ पर? पोर्ट मापुटो, ये कहाँ पर आता है? मोजाम्बिक में आता है। अच्छा, मोजाम्बिक किस महाद्वीप में स्थित देश है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।
वहीं सुजाता की बात की जाए तो यह स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। इस जहाज को 3 नवंबर 1993 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है बेंगलोर को। इसका जो आयोजन है वो लंदन, इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे 2023 की थीम है आई लव स्पैरो। मनाते कब हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका ने निम्न में से कहाँ पर जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? अब आप सोच रहे होंगे ये जेफरी बाबा क्या है, तो आगे चर्चा करेंगे। तो ये उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, और किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आई होप प्रदर्शनी तो आप सभी समझ ही रहे होंगे। प्रदर्शनी में श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार स्वर्गीय जेफरी बाबा के स्थापत्य कार्यों को प्रदर्शित किया गया, यानी कि इनका संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है। यह प्रदर्शनी भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये है वेनेजुला में। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। ग्रेट कामरना जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? गुआना में है। जोगरसोप्पा जलप्रपात ये भारत में है। डेल्टा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आता है कनाडा में। तुगेला जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के मध्य स्थित है? अमेरिका और कनाडा के मध्य। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो एरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। रिब्बन जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये आता है कैलिफोर्निया में। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो मथुआ मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मथुआ मेला लग रहा है पश्चिम बंगाल में। अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है रमेश सेलार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ललित कुमार गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग जो वार्ता है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन मालदीव की राजधानी माले में किया गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लागू करता है? तो पीएम मित्रा योजना संबंधित है कपड़ा मंत्रालय से। खबरों में रहा रैकून डॉग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? एशिया में। किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान भाव से मोदी लाओ सियान का अनूठा नाम दिया है? चाइना। 46वें हायर एयर कमांड कोर्स के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के 19 अधिकारी कहाँ पर पहुंचे हैं? श्रीलंका। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है भोपाल, मध्य प्रदेश में। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में। विश्व में चीनी निर्यात के संदर्भ में दूसरे पायदान पर कौन सा देश पहुंच गया है? तो दूसरे पायदान पर आ गया है भारत। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। कल के सेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे, आंसर देख लेते हैं। फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? सही आंसर था ऑप्शन बी, सऊदी अरब। 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो कतर करेगा। हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनेगा? सही आंसर था ऑप्शन ए, इंदौर।
नृत्य और राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, मोहिनी अट्टम केरल सही है, कथकली मणिपुर का नहीं है, कथकली केरल का ही है। मणिपुर का याद रखेंगे, मणिपुरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? इसका आंसर तो इसमें लगा ही हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।